हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली इस वीडियो के लिए मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि BRS के ऊपर वीडियो बनाओ, BRS के ऊपर वीडियो बनाओ। तो उसी कमेंट्स को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। बट मेरे को खुद सोचना पड़ा कि BRS में ऐसा क्या है भैया जो इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। वो बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने लिखा भी है कि इससे आसान अकाउंटिंग में और कुछ भी नहीं है। आसान तो है ही है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके पीछे की पूरी थ्योरी सुनेंगे, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल आसान से तरीके से। और है ही बिल्कुल आसान। बैंक रिकन्सिलिएशन बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बट इसकी थ्योरी नहीं पता आप लोगों को कि आपको कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, और बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, और इसके मिसमैचेस के कारण क्या होते हैं। तो आज के वीडियो का जो बेसिकली हमारा कंटेंट रहेगा वो है 100% प्रैक्टिकल वीडियो, जैसा कि हमेशा होता है। हम पिछले भी कुछ समय पे ऐसे ऐसे वीडियोस लाए हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था, बट जब उन वीडियो को हमने लाए तो बिल्कुल आसान से चैप्टर थे, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। नेक्स्ट हम सीखेंगे सीक्रेट ऑफ BRS। वेरी सिंपल ट्रिक से सीखेंगे। ये नहीं कि आप खाली टैली चलाना जानते हो तभी BRS को कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अदर सॉफ्टवेयर है तो बेसिकली उसका फंडा क्या है वो हमारा फोकस रहेगा। साथ में सीखेंगे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे रियल लाइफ का, जो कि अकाउंटेंटों को फेस करना पड़ता है। और साथ के साथ आपको पूरे वीडियो का फ्री में PDF मिलेगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको। सबसे पहले समझते हैं कि रिकनसाइल का मतलब क्या होता है। रिकनसाइल का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच को मिलान करना, मिलाना, उन दोनों चीज़ों के वेरिएंसेस को मिलाना। बेसिकली आप खाली बैंक रिकनसाइल नहीं करते अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग है ही सारा रिकनसिलिएशन, इसलिए मैंने लिखा है सबसे आसान और महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि आप कभी पार्टी का लेजर रिकनसाइल करते हो, कभी आप ITC को रिकनसाइल करते हो। जब आप बैंक के लेजर को रिकनसाइल कर रहे हो तो उसको बैंक रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट कह दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप बैंक के लेजर को रिकनसाइल कर रहे हो। आपकी बुक्स में जो बैंक का लेजर है और जो बैंक के पास आपका लेजर है, उन दोनों लेजरों का आप एक दूसरे से मिलान कर रहे हो, और जो मिलान के कारण है उसको सर्च कर रहे हो, और जो उसमें एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। बस इतना ही बैंक रिकनसिलिएशन है। तो 1 बाय 1 पूरी थ्योरी समझेंगे। पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है, तसल्ली से पूरा वीडियो देखो। वीडियो की थ्योरी समझने के बाद ही आपका 90% BRS का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली मुझे BRS बनाना भी है कि नहीं बनाना। ये भी मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि BRS बनाना ही बनाना है। पहली बात यह कि BRS बनाना आवश्यक है कि नहीं। भैया BRS बनाना लॉ के हिसाब से आवश्यक नहीं है, पर वैसे तो आवश्यक है ही है। आप अकाउंटिंग के अंदर करते ही क्या हो, रिकनसाइल ही करते रहते हो एक दूसरे को। तो रिकनसाइल तो करोगे ही करोगे, बट लॉ के हिसाब से कोई मैंडेटरी नहीं है कि इस तारीख को BRS में लाओ। आप कभी बैंक रिकनसिलिएशन बना सकते हो। डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर ट्रांजेक्शन ही 2-4 हैं पूरे साल के अंदर तो क्या रिकनसाइल करोगे। ट्रांजेक्शन महीने में, डेली आपके काफ़ी सारे हैं, तो आप BRS उसी के हिसाब से पीरियडिकली एक पर्टिकुलर डेट पर बनाते रहोगे। तो सबसे पहले समझते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो बड़े ही सिंपल से, जैसे कि मैं बिल्कुल देसी तरीके से आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल देसी सा फंडा, देसी से लैंग्वेज लेके आया हूँ आपके लिए, कोई टफ नहीं है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है समझ लो। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम मिलान करते हैं। किसका? ऐसी एंट्रीज का मिलान करना जो हमारी बुक्स में तो है पर बैंक की बुक्स में नहीं है। कैसी एंट्रीज का मिलान करेंगे? ऐसी एंट्री जो हमारी बुक्स में तो है, किसमें? बैंक के लेजर में। बैंक रिकन्सिलिएशन मैंने आपको बताया, रिकनसाइल करना, मिलान करना। बैंक रिकनसाइल करना, बैंक के लेजर का मिलान करना हो गया बैंक रिकन्सिलिएशन। किसी पार्टी का रिकनसाइल करते हो तो पार्टी का रिकन्सिलिएशन हो गया। पार्टी का भी आप रिकनसाइल कब करते हो? जिस पार्टी से आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप क्या करते हो? पार्टी के लेजर को रिकनसाइल करते हो। पार्टी के लेजर को रिकनसाइल क्यों करते हो? उसमें क्या एरर आ सकते हैं? उसमें एरर ये आ सकते हैं कि आपने क्रेडिट नोट डाल दिया, पार्टी ने नहीं चढ़ाया, या पार्टी ने डेबिट नोट डाल दिया, आपने नहीं चढ़ाया, पार्टी ने कोई डिस्काउंट डाल दिया, आपने नहीं चढ़ाया, आपने कोई पेमेंट कर दिया तो पार्टी ने अपने यहाँ नहीं चढ़ाया। तो यही एरर होते हैं ना। सेम ऐसे बैंक में एरर होते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन क्या हो गया? ऐसी एंट्रीज का मिलान करना जो हमारी बुक्स में तो है पर बैंक की बुक्स में नहीं है। ठीक है। दूसरी, या फिर ऐसी एंट्रीज का मिलान करना जो बैंक की बुक्स में तो है, हमारी बुक्स में नहीं है। बस दो ही कारण है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ऐसी एंट्रीज का मिलान करना जो कि हमारी बुक्स में तो है पर बैंक की बुक्स में नहीं है, या फिर ऐसी एंट्रीज का मिलान करना जो बैंक की बुक्स में है पर हमारी बुक्स में नहीं है। हम अपने पास बैंक का लेजर मेंटेन करते हैं, बैंक हमारा लेजर मेंटेन करती है अपने पास, क्योंकि हम बैंक के क्या हैं? कस्टमर हैं। ठीक है। तो बैंक अपने पास हमारा लेजर मेंटेन करती है और हम हमारे पास बैंक का लेजर मेंटेन करते हैं। उन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है उसका मिलान करके एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं। अब ये पता लग गया कि ऐसी एंट्रीज का मिलान करना जो हमारी बुक्स में तो है पर बैंक की बुक्स में नहीं है, या फिर ऐसी एंट्रीज का मिलान करना
या फिर ऐसी एंट्रीज का मिलान करना जो बैंक की बुक्स पर तो हैं पर हमारी बुक्स में नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इनके एरर का कारण क्या है कि ये बैंक रिकंसिलिएशन जो है ये इसके एरर का कारण क्या है कि बैंक और हमारी बीच में बुक्स में एरर क्यों आएंगे, तो उसका कारण सुन लो। कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द बुक्स, मतलब हमारी बुक्स के अंदर और बैंक्स की बुक में कारण जो डिफरेंस आएगा उसका कारण क्या है। नंबर एक टाइमिंग, नंबर एक कारण क्या है, टाइमिंग। नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन। नंबर 3 एरर और ओमिशन। टाइमिंग मतलब या तो आपने अपनी बुक्स में डेबिट कर लिया, एंट्रीज दोनों की सही हैं, पर आप और बैंक की टाइमिंग में, बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग में जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो एंट्रीज को, उसमें कहीं ना कहीं टाइमिंग का मिसमैच है। जैसे हमने किसी 31 तारीख को चेक दिया, वो बैंक में 31 को तो क्लियर नहीं होगा, वो बैंक में जाके सामने वाली पार्टी लगा रही है 5 तारीख को या 7 तारीख को, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइमिंग एरर हो गया। जब आप 31 तारीख को मिलान करोगे तो आपका लेजर रिकंसाइल नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से आपने 31 तारीख, 29 तारीख या 30 तारीख के बीच में चेक लगाया, 2 से 3 दिन में चेक क्लियर होगा, वो नेक्स्ट मंथ में आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइमिंग एरर आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपकी बुक्स में कुछ और बैलेंस आ रहा होगा, बैंक के पास कुछ और बैलेंस आ रहा होगा, जबकि दोनों में गलती किसी की भी नहीं है। तो यही हमें समझना है, बैंक रिकंसिलिएशन किसी गलती नहीं है आपकी, आपने इसको रिकंसाइल करके ये समझना है कि भैया ये जो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है ये भी ठीक है, पर बैंक के पास जो बैलेंस आ रहा है वो भी ठीक है। अभी पूरा प्रैक्टिकल इन सारी चीजों को समझेंगे। पहले ये समझ लो कि आप कारण क्या है, 3 ही कारण है, एक टाइमिंग, एक ट्रांजैक्शन, एक एरर। टाइमिंग का मतलब आपने किसी और तारीख में रिकॉर्ड करा और बैंक ने उसको किसी और तारीख में रिकॉर्ड करा। यहाँ पे सारी बात किसकी हो रही है, बैंक से हो रही है, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन है। इसका एग्जांपल मैंने कुछ नीचे दिया आपको, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया पर सामने वाली पार्टी ने उसको प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। सेकंड नंबर पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बट वो अभी क्लियर के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो पहला एरर का कारण हो गया टाइमिंग। टाइमिंग के अंदर आपने आपकी बुक्स में और बैंक की बुक्स में जो टाइमिंग का एरर है वो आ गया, जिसमें एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू कर दिया बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो एरर आ जाएगा आपकी और बैंक के मिलान के बीच में। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपने कोई चेक डिपॉजिट करा दिया बट वो क्लियर नहीं हुआ अभी उस तारीख में जिस तारीख को बैंक को रिकंसाइल कर रहे हो, तो आपके और बैंक के बैलेंसेस के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड नंबर पे ट्रांजैक्शन का कैसे एरर आ जाएगा भैया, बैंक ने कोई चार्जेस डाल दिए अपने पास, बैंक ने आपको डेबिट कर दिया, उसने कुछ चार्जेस डाल दिए, बैंक चार्जेस, आरटीजीएस चार्जेस, इंटरेस्ट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, बट आपने उसको कब रिकॉर्ड करोगे, जब आप स्टेटमेंट को लेके आओगे। तो ट्रांजैक्शन का एरर यहाँ पे आ गया, बैंक ने अपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया बट वो आपकी बुक्स में नहीं है, क्योंकि हम मिलान किसका कर रहे हैं, अपनी बुक्स और बैंक की बुक्स का। सेकंड नंबर पे इसका एग्जांपल है इंटरेस्ट डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय। अगर आपका ओडी अकाउंट है तो इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट कर दी, पर आपने जब स्टेटमेंट निकाला तो आपको पता लगा कि आपकी इंटरेस्ट डेबिट हो गई है। या फिर आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दी, तो आपको कब पता लगेगा, जब आपने स्टेटमेंट निकाला तो आपको पता कि आपके अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट की गई है, आप उसकी एंट्रीज कर लोगे और आपका मिलान हो जाएगा। सारी चीजों को अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे, पहले बस आप इतनी थ्योरी को अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। थर्ड जो रीजन है वो है एरर एंड ओमिशन। क्या है, एरर एंड ओमिशन। एरर माने गलती, ओमिशन माने कोई एंट्री छूट गई। तो यहाँ पर क्या होता है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। भैया क्या हुआ कि 2 लाख रुपए का कोई ट्रांजैक्शन है, आपने उसको किस में रिकॉर्ड कर दिया, 20,000 में, तो एरर आ जाएगा। कोई 20,000 का ट्रांजैक्शन आपने उसको 2 लाख में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब आपकी अमाउंट मिसमैच हो गई। आपने पैसा जमा कराया एचडीएफसी बैंक में, डेबिट कर दिया आपने एसबीआई बैंक को, तो एरर आ जाएगा। एंट्री तो आपने कर दिया, आपके पास से कैश चला गया, आपने एचडीएफसी को डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट किसको करना था, एसबीआई को डेबिट करना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरर, डिफरेंस ड्यू टू एरर। ठीक है, या फिर एंट्री रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स। क्या हुआ, आपने 2 बार एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, कई बार हो जाता है, एक वाउचर 2 बार एंट्री होता है, या फिर आपके पास से वाउचर एंट्री होने से रह गया, तो वो ओमिशन का एरर है। तो बेसिकली बीआरएस के 3 एरर होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का या मिसमैच होने के कारण क्या है, टाइमिंग एरर, टाइमिंग गलत है दोनों की, एक ने किसी और तारीख को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, बैंक ने किसी और तारीख को रिकॉर्ड किया, या ट्रांजैक्शन बैंक ने अपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लिया, आप अपने यहाँ पे नहीं कर पाई, या कोई आपने ऐसा ट्रांजैक्शन अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया पर वो बैंक के यहाँ गया ही नहीं। जैसे कि आपने चेक रिकॉर्ड कर लिया पर चेक वो बैंक में गया ही नहीं, किसी और चेक बैंक में चला गया, या गिर गया, या फट गया, या और कोई कारण हो सकता है, या एरर और ओमिशन का कारण। तो ये बेसिकली 3 कारण हो गए आपके। ठीक है, अब कहानी समझते हैं कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन कब बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है, एक एरर है टाइमिंग का, एक एरर है ट्रांजैक्शन का, एक एरर है एरर का। देखिए अगर एरर के कारण अगर आपका मिसमैचेस हो रहा है, जैसे कि एंट्री आपकी 2 लाख रुपए की थी, आपने उसको 2,000 में रिकॉर्ड कर दी, तो आप क्या करोगे, जब बैंक को रिकंसाइल करोगे तो एंट्री को ठीक कर लोगे,
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक रिकंसाइल करने की जरूरत पड़ेगी पर स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकंसाइल करने की जरूरत पड़ेगी पर स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको एंट्री को हैंड टू हैंड रेक्टिफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग एरर नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 लाख की एंट्री आपने 2000 में रिकॉर्ड की थी, आपने उसको द्वार से चेक करा और आपने 2 लाख में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं आपको जो मेन मुद्दे की बात समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है, आप इसको समझो, ठीक है। या आपने कोई एंट्री 2 बार रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, आपने बैंक का रिकंसाइल करा, आपने मिलाया दोनों का, तो आपको पता लगा मैंने एक एंट्री 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, आप क्या करोगे? एक एंट्री को डिलीट कर दोगे। तो रिकंसाइल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली रिकंसाइल करना पड़ेगा। स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी ये अभी बताने वाला हूं। बाकी सब केसों में आपको स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हल्ला मचा रहता है कि बीआरएस से खाओ, भैया बीआरएस में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बीआरएस तो आपने एंट्री रिकॉर्ड की, बीआरएस अपने आप ही बनने लग गया। जैसे बैलेंस शीट बनानी है, आपकी रिकॉर्डिंग ठीक है, बैलेंस शीट अपने आप बनने लग गई। आपको आईटीसी रिकंसाइल करना है, आपकी एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई तो आप आईटीसी कैसे रिकंसाइल करोगे? आपको एंट्री रिकॉर्ड करते समय नहीं पता कि एंट्री रिकॉर्ड कैसे करनी है, तो दिक्कत आएगी। आईटीसी के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं मैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले एरर वाले केस में अगर कोई एरर है या ओमिशन है तो उस केस में आपको बीआरएस स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक को रिकंसाइल करने की जरूरत है, ठीक है। ट्रांजैक्शन वाले केस में जैसे कि कोई बैंक ने ट्रांजैक्शन कर दिया, बैंक ने चार्जेस को डेबिट कर दिया पर आप अपनी बुक्स में नहीं कर पाए, तो आप स्टेटमेंट को लेके आओगे, देखोगे भैया फलानी तारीख में चार्जेस डेबिट है, आप उसी तारीख में अपने यहाँ पे उसको डेबिट कर लोगे उसी तारीख में, तो आपको रिकंसाइल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिकंसाइल हो गया आपका अपने आप ही। इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट कर दिया, कोई क्रेडिट कर दी, आप लेके आए स्टेटमेंट, आपने उसमें से एंट्री को देखा, आपने एंट्री को पास कर दिया उसी तारीख में जिस तारीख में बैंक में, क्योंकि इसमें टाइमिंग एरर तो है नहीं। आपने देखा 5 तारीख को बैंक ने चार्जेस डेबिट किया तो आप उसको 5 में रिकॉर्ड करोगे, 10 में तो नहीं करोगे, ठीक है। तो वो बैंक अपने आप रिकंसाइल हो गया उस तारीख में। अब बचता हमारा टाइमिंग, जो कि सबसे खतरनाक कारण है और इसी कारण से हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इस केस में हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने चेक लगा दिया कितने तारीख को भैया, आपने लगा दिया चेक 30 तारीख को, बैंक में वो क्लियर कितने तारीख हो रहा है, वो 1 तारीख को क्लियर हो रहा है, तो आपको अपने स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाएंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। या आपने बैंक को चेक दिया पार्टी को, आपने जिस दिन पार्टी को चेक दिया आपने उसी दिन अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, पार्टी कहीं घूमने चली गई, घूमने आने के बाद उसने 5 दिन बाद लगाया, या कोई हॉलीडे पड़ गया उसने 2-4 दिन बाद लगाया, तो वो बैंक में नेक्स्ट 2-4 दिन में क्लियर होगा। तो आपके यहाँ पे जो एंट्री है और बैंक के यहाँ पे जो एंट्री है उसमें 5-6 दिन का मिसमैच आ गया, एंट्रीज के बीच में टाइमिंग का गैप आ गया। तो टाइमिंग वाले गैप के केस में आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो खाली एक ही केस आपके पास बचा जिसमें आपको स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको केवल बैंक को रिकंसाइल करके और एंट्रीज को मॉडिफाई या एंट्री को रिकॉर्ड करके आपका रिकंसाइल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब सीक्रेट के बारे में और बात करते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए। सीक्रेट के बारे में बात करते हैं, सीक्रेट ऑफ बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट के सीक्रेट। अब सुन लो, इसको फॉलो कर लेना तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर आपकी कंपनी या फर्म में बैंक का सारा काम नेट बैंकिंग के द्वारा किया जाता है, मतलब आरटीजीएस, एनईएफटी, आपको चेक इशू ही नहीं करते हो, आपका मोस्टली काम जो है बहुत ही रैंडमली आप एक चेक कभी कभार इशू करते हो, तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन डेली बेस पे होता है। कैसे होता है भैया? आप डेली शाम को निकाल लोगे या सुबह निकाल लोगे अपना बैंक का स्टेटमेंट और डेली बेस पे उसकी रिकॉर्डिंग कर दोगे, एंट्री पास कर दोगे। एनईएफटी से आपने की होगी, आरटीजीएस से की होगी, पैसा आया होगा, पैसा गया होगा, चेक का कोई है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया केवल हमें बैंक कब रिकंसाइल करना होता है, टाइमिंग वाले केस में। अब नेट बैंकिंग जब होगी, नेट बैंकिंग वाले केस में आप क्या करोगे, जो आपकी एरर होगा उसकी आप एंट्री को रिकॉर्ड कर लोगे, या आपका ट्रांजैक्शन का कारण होगा, भाई ट्रांजैक्शन बैंक में आ रहा है आपके यहाँ पे नहीं था, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। तो नेट बैंकिंग वाले केस में क्या होता है, आपका रोजाना स्टेटमेंट निकाल लिया जाता है और आपको रिकंसाइल करते रहते हो, तो चेक लगता ही नहीं है। तो जहां पर चेक नहीं लगेगा, जहां पर टाइमिंग गैप नहीं होगा, वहां बैंक को रिकंसाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले तो ये समझ लो। और मोस्टली काम किस पे होता है, नेट बैंकिंग के द्वारा ही होता है। आजकल चेकों का काम थोड़ा सा कम हो गया है, तो जहां पर नेट बैंकिंग का यूज होगा, जहां पर मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, बैंक में पैसा जमा हुआ, आपके पास मैसेज आ गया, तो आपको स्टेटमेंट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसको स्टेटमेंट को निकालोगे और अपना रिकंसाइल कर लोगे, उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दोगे, तो महीने के एंड में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। पहले क्या होता था कि चेक लगते थे या हम जब स्टेटमेंट मंगवाते थे तो हमें पता लगता था कि भैया ये एंट्रीज आई हैं और ये एंट्रीज गई हैं, तो उनको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता था। अदरवाइज आप बैंक को डेली बेस पे रिकंसाइल कर लेते हो, और अधिकतर जगह पे डेली ही रिकंसाइल किया जाता है बैंक को, ठीक है। सेकंड केस क्या हो गया, अगर आपकी कंपनी या फर्म में बैंक का सारा काम चेक्स के द्वारा किया जाता है तो बीआरएस बनाना आवश्यक हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे हर चीज के ऊपर एक चेक दिया जाता है या आपके यहाँ पर चेक लगाए जाते हैं
आपके यहाँ पर चेक आते हैं तो भी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा, या आप चेक किसी को देते हो तो भी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सीक्रेट, बीआरएस केवल उन एंट्रीज के लिए बनाया जाता है जिनके डिफरेंस का कारण टाइमिंग होता है। तो समझ गए होगे आप, बीआरएस बनाने का जो मेन कारण क्या है, वो टाइमिंग गैप। अगर टाइमिंग गैप आ रहा होगा तो आपको बीआरएस बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और एक स्टेटमेंट लेते हैं और उसको हम रिकंसाइल करना सीखते हैं। तो ये आ गया हम टैली के ऊपर, ठीक है। और ये रहा हमारे पास एक्सेल का स्टेटमेंट है कि ये एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट 1/9/2020 का हमने वैसे ही बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हम किसको रिकंसाइल कर रहे हैं, चेक वाले केस में। हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे चेक आते हैं और चेक ही लगते हैं, क्योंकि नेट बैंकिंग वाले केस में तो डेली आप निकालोगे स्टेटमेंट आपका रिकंसाइल होगा। तो ठीक है, अब हम अपने बैंक में जाकर ओपन करके देख लेते हैं एसबीआई को, ठीक है। एसबीआई हमने 1/9 को ओपन करा तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पर आप देखना चाहेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 50,672। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,92,490 क्रेडिट। कितना है, 1,92,490.95 क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बैंक लेनदार है। बैंक लेनदार का मतलब ये तो भैया उल्टा हो रहा है, या तो हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट का तो कभी क्रेडिट बैलेंस आ ही नहीं सकता। सेविंग अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्या आता है, डेबिट आता है। डेबिट का मतलब क्या हो गया, असेट्स है, मतलब बैंक के पास मेरा पैसा जमा है, डिपॉजिट है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी है, मतलब बैंक का मेरे ऊपर पैसा है, बैंक क्रेडिटर है, बैंक को पैसा देना। और बैंक को पैसा कब देना होगा, जब हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1,92,490 क्रेडिट। अच्छा, बैंक में चल के देखते हैं। बैंक का स्टेटमेंट जो है इसमें क्या आ रहा है बैलेंस, इसमें आ रहा है 230,509 क्रेडिट। 230,509 क्रेडिट, मतलब बैंक कह रही है कि आप हमसे पैसे लो, हम कह रहे हैं बैंक वाले से कि तुम हमसे पैसे लो। हमारी बुक्स में आ रहा है 1,92 क्रेडिट बैलेंस और बैंक की बुक्स में आ रहा है 230 क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए, ये पहले बैलेंसेस को पढ़ना सीखो, लेजर को पढ़ना सीखो। तो यहाँ पर वेरिएंस कितना हो गया टोटल हमारे पास आ रहा है 1,92 हमारी बुक्स में, ठीक है। और बैंक की जो हमारा जो बैंक का जो स्टेटमेंट जो हमने डाउनलोड करके निकाला है या हमने स्टेटमेंट मंगवाया, वहाँ आ रहा है 230 क्रेडिट। हम कह रहे हैं बैंक से आप पैसा लो, बैंक हमसे कह रही है कि भैया आप हमसे पैसा लो। तो टोटल जो वेरिएंस हो गया वो कितना हो गया, 1,92,490 प्लस 230, अप्रॉक्स फिगर देख रहा हूँ जो भी फिगर है। तो टोटल वेरिएंस कितना हो गया, 1,92,490 प्लस 230। तो टोटल वेरिएंस जो हमारा हो गया वो हो गया 4,22,490 रुपये का। हमारा टोटल बैंक रिकंसाइल में अंतर कितना आ रहा है, हमारी बुक्स और बैंक की बुक्स में अंतर कितने का आ रहा है, 4,22,490 रुपये का आ रहा है। तो उसको रिकंसाइल करते हैं। अब यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया कि बैलेंसेस को हम कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बैलेंस को पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को रिकंसाइल, चाहे हम पार्टी का लेजर रिकंसाइल कर रहे हो, चाहे आईटीसी को रिकंसाइल कर रहे हो, चाहे बैंक को रिकंसाइल, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को पकड़ोगे। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 50,672.09 डेबिट, मतलब हमारी असेट्स है, बैंक के पास हमारा जमा है, डेबिट बैलेंस है, बैंक देनदार है। और बैंक के पास कितना बैलेंस आ रहा है ये देख लेते हैं। बैंक के बैलेंस आ रहा है, वो आ रहा है 32,672.09 क्रेडिट, मतलब बैंक कह रही है आप हमसे लोगे। तो यहाँ पर 32,672 का आ रहा है हमारे पास 50,672, 18,000 रुपये का वेरिएंस है। तो यहाँ पर हमने पहले अगस्त का एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे किसका, अगस्त का बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसाइल का स्टेटमेंट है। इसमें हमने क्या दिखाया था, बैलेंस एज पर आर बुक्स 50,672, बैलेंस एज पर आर बुक्स 50,672, जो कि अभी भी ओपनिंग बैलेंस। 31 अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस, 1/9 का ओपनिंग बैलेंस। हम सितंबर का मिला रहे हैं, अगस्त का रिकंसाइल में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक चेक जो था हमने लगाया होगा लास्ट तारीख के अंदर 18,000 रुपये का, जिसका कि चेक नंबर ये है 4252, जो कि बैंक में सितंबर में क्लियर हुआ होगा, पर हमने अगस्त में उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि हम जिस दिन हमने लगाया उस दिन में रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक में वो 2-3 दिन बाद क्लियर हुआ। तो बैलेंस एज पर एसबीआई बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना था, 32,672। इसका मतलब हमारे बैलेंस मैच कर रहे हैं। हमारी बुक्स में 50,672 था, हमारी बुक्स में 50,672 क्यों था, क्योंकि मेरे पास 18,000 रुपये का चेक जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी बुक्स में उसको ऐड कर लिया था, पर वो क्लियर नहीं हुआ था, बैंक में वो क्लियर सितंबर में हुआ था। इसलिए उस बैलेंस को लेस करने के बाद मेरे पास 32,672 रुपये बैलेंस आता है, जो कि बैंक का बैलेंस 32,672 है और मेरी बुक्स का बैलेंस 50,672 है। इसका मतलब हमारा बैंक का ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है। इस तरीके से आपको बैंक के ओपनिंग बैलेंस को मिलाना है। अब इस महीने का सितंबर का रिकंसाइल करने के लिए आप यहाँ पे राइट हैंड पे आओगे, आपको एक की दिखेगी F5 रिकंसाइल।
मैं यहाँ पर टैली का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, बस आपको हल्का सा यूज़ करके बताऊँगा, क्योंकि अगर आप टैली सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरा सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो तो भी बैंक से रिकंसाइल करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर चाहते हो कि हाँ सब टैली में लेज़र इंपोर्ट बैंक का इंपोर्ट करके दिखाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नई वीडियो उसके लिए हम बना देंगे। अभी हमारा मेन फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट को समझना और एंट्री को पास करना। तो हम यहाँ पर जो राइट हैंड पे जो ऑप्शन है रिकंसाइल का, हम F5 की को प्रेस कर लेंगे तो हमारी विंडो सीधा रिकंसिलिएशन पे पहुंच जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटीज में आओगे और आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एक बैंकिंग का। यूटिलिटीज में गेटवे ऑफ टैली में यूटिलिटीज में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग का। यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर दोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 3rd नंबर का बैंक रिकंसिलिएशन का। तो बैंक रिकंसिलिएशन के ऑप्शन पे आने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर जितने आपके बैंक होंगे, अभी हमारे पास एक बैंक है तो इसलिए एक बैंक आ रहा है लेजर नेम, अदरवाइज यहाँ पे बैंक के सारे लेजर आएंगे, तो हम पे एक लेजर है तो हम यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद मैंने जितनी एंट्रीज की है वो एंट्रीज मेरे सामने खुल गई। तो यहाँ पर पहली डेटा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर टाइप के उनसे वाउचर से मैंने एंट्री को पास किया। ट्रांजैक्शन टाइप कैश है, चेक लगाया है या एनईएफटी है या सेम बैंक में ट्रांसफर किया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब होता है चेक नंबर। इंस्ट्रूमेंट डेट, जो मैंने चेक को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंट्री को पास कराऊंगा तो जो मैंने उसके ऊपर डेट डाली है। और बैंक डेट जितनी तारीख में बैंक में क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ पर हम अब इससे बैंक को रिकंसाइल करेंगे उसके साथ, मतलब हम यहाँ पे एंट्रीज को एक दूसरे से मिला रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको मिला लेते हैं। देखिए 32,672 था। अब यहाँ पे 1-2 तारीख को कैश डिपॉजिट किया 35,994 रुपये का। तो हम देख लेते हैं अपनी बुक्स के अंदर, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम इसको ये एंट्री देखिए, यहाँ पर जैसे कि 1-4 ये गलती से बाय मिस्टेक डल गया, हम इसको एंटर प्रेस करके, अब ये एंट्री क्योंकि चेंज नहीं होगी तो इसको एक बार हम डिलीट कर लेंगे। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि कैश की एंट्री एक बार पास होने के बाद यहाँ से आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, उसकी डेट को, इंस्ट्रूमेंट डेट को। तो मैं वैसे ही अभी इसको एक एंट्री को पास कर देता हूं, कैश 35,994। ये थोड़ा सा आपके मतलब पीछे नहीं है, इंटरनल पार्ट है, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई। 1-9 में पास होनी थी पर वो 30-4 में रिफ्लेक्ट हो गई थी, कोई बात नहीं, ये हमने एंट्री को पास कर दिया। ठीक है, तो 1-9 में 35,994, बैंक में भी 1-9 में 35,994। तो यहाँ पर हम बैंक की डेट फिल कर देंगे। जो बैंक की डेट है वो हम फिल करते जाएंगे। जैसे कि 3 तारीख को मैंने चेक लगाया 11,000 रुपये का, ये क्या नहीं कैश है, ये भी कैश है तो 3 तारीख को आ गया होगा। बेसिकली चेक की जो एंट्री होती है, जैसे चेक की एंट्री हमने 5 तारीख को लगाई 12,000 रुपये की, पर वो बैंक में कब क्लियर हुई, देखिए बैंक में वो क्लियर हुई 7/9 को। बैंक में कब क्लियर हुई, वो 7/9 को क्लियर हुई है। चेक नंबर 4253, ठीक है, चेक नंबर 4253। तो ये रहा 4253 चेक नंबर 4253। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी डेट फिल कर लेंगे, जो बैंक की डेट है वो हम सब फिल कर लेंगे और साथ के साथ एंट्रीज को चेक करते जाएंगे नेक्स्ट हमारी। और यहाँ से हम इस स्टेटमेंट को क्या करते जाएंगे, बोल्ड करते जाएंगे, जो हमारी एंट्रीज मिलती जाएंगी। जैसे हमारी 35,994 की मिली, 11,000 रुपये की मिल गई, ठीक है, 12,000 की मिल गई, 35,994 की मिल गई, इसकी डेट है 7/9, ठीक है। जो नहीं मिलेंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम सबको बोल्ड करते जाएंगे। 17,573 की एंट्री ये रही, देखिए 17,573। तो इसमें हम डालेंगे, अभी कुछ एंट्रीज इसमें ऐसी हैं जो कि एरर की होंगी या ट्रांजैक्शन की होंगी या टाइमिंग की होंगी, उसको 1 बाय 1 हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ये 5/9 में, ठीक है। बैंक डेट सबके आगे फिल करते जाएंगे। ये रही हमारी 21,500 की एंट्री, ये 21,500 की एंट्री, ये 7/9 में है तो 7/9 में चेक क्लियर कर देंगे। अब हमें पता लग गया कि कैश की एंट्री सेम डे में होगी, खाली चेक वाली जो एंट्री है वो हमें चेक करनी है। और मैं यहाँ से ऑलरेडी थोड़ा सा मिला चुका हूँ तो मैं आपको लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम बोल्ड करते जाएंगे। जो एंट्रीज हमारी मिलती जाएंगी और बिल्कुल आसान आपके लिए रहा हो जाएगी ये मिलाना। ये एंट्रीज हमारी सारी मिल चुकी हैं, ठीक है। 5,200 की एंट्री देखिए, ये रही 5,200 की एंट्री। तो इस तरीके से आप एंट्रीज को मिलाते जाओगे और जो बैंक में जब क्लियर होगी, जैसे 5,200 वाली एंट्री चेक नंबर 4255 जो बैंक में क्लियर हुआ है वो हुआ 25/9 को। कब हुआ है, 25/9 को। तो ये टाइमिंग एरर है, पर ये मंथ एंड में नहीं है, इसलिए इसका हमारे बैंक रिकंसिलिएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 1 लाख रुपए की, ये देखिए। अब जैसे 23/9 की है, देखिए ये क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। 23/9 को क्या हुआ है, 10,000 रुपये कैश में जमा कराया, पर हमने 23/9 को कैश की एंट्री कितने की रिकॉर्ड की है, 1 लाख रुपए की। तो यहाँ पर एरर हमें पकड़ में आ गया। क्या हो गया, एरर हमें पकड़ में आ गया। यहाँ पर हमने 1 लाख की एंट्री की है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर। क्या प्रेस करोगे आप, कंट्रोल प्लस एंटर,
फॉर अल्टर करने के लिए, बदलाव करने के लिए एंट्री को हम चेंज करेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे 10,000 रुपये करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे। जैसे आप कंट्रोल एंटर करोगे तो आपसे एक्सेप्ट पूछेगा, मतलब पिछली एंट्री जो आपने की उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम इसको येस कर देंगे। येस करते ही हमारा सीधा वहाँ पे पहुँच जाएगा विंडो एंट्री के ऊपर, और हम इसको कर देंगे 10,000, क्योंकि 23 तारीख में जो हमने पैसा जमा कराया है वो 10,000 कराया, पर बाय मिस्टेक अकाउंटेंट ने क्या करा, उसको 1 लाख रुपये कर दिया। तो ये एरर आ गया बैंक रिकन्सिलेशन में, ठीक है ना। तो ये हमने रिकन्साइल करके इसको सही कर दिया। इसके लिए मेरे को कोई रिकन्सिलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें डाल दूंगा दोबारा से 23/9, ठीक है। 230,535 की, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। 230,535 ये रहा, 27/9 में क्लियर हुआ है, पर मैंने अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था 25/9 में, तो मैं इसको 27/9 फिल कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैश की एंट्री। देखिए कैश की कॉन्ट्रा की एंट्री है, जिसमें हमने क्या करा, 2,000 रुपये जमा कराए। कितने रुपए जमा कराए हैं, 2,000 रुपये। पर बैंक में वो कितने हैं, बैंक के स्टेटमेंट में कितने हैं, वो 20,000 रुपये हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमसे गलती हो गई, गलती हो जाती है, टाइपिंग एरर है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर से इसको मॉडिफाई कर देंगे हाथ की हाथ। जैसे कंट्रोल एंटर पूछ करोगे आप, तो पिछली एंट्री के लिए पूछेगा, हम इसको यस कर देंगे। पिछली रिकंसाइल हो चुकी है हमारी, तो अपने आप विंडो आपकी एंट्री मोड पर चली जाएगी, और इसको हम कर देंगे 20,000, और कंट्रोल ऐसे हम कर देंगे सेव, ठीक है। अगर आपने जो पिछली एंट्रीज को रिकंसाइल कर लिया उसको आप देखना चाहते हो, तो F12 की को आप प्रेस करोगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन शो रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन ऑल्सो, आप इसको कर लोगे यस। तो हमारे पास जो पिछली एंट्री है वो भी रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, जो हमने अभी करी थी, ठीक है। तो 20,000 वाली एंट्री के आगे हम 25/9 डेट डाल देंगे। 1,06,000 इसको हम बोल्ड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। 1,06,479 की एंट्री ये रही, तो ये भी हम कर देंगे। इसकी क्लियरेंस डेट है 29/9, ठीक है। नेक्स्ट 3/27 इसकी एंट्री की डेट है 30/9, ठीक है। नेक्स्ट 299,598 ये रही एंट्री साहब 30/9, ठीक है। तो ये हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारे पास कितनी रह गई एंट्रीज, अब हमारे पास एंट्रीज रह गई 19,000, 50,000 और 5 लाख रुपए की। तो 19,000 रुपये की ये रही, इन दोनों को हम कर देंगे बोल्ड। 19,000 वाली एंट्री के आगे है 30/9, चेक लगा है, यहाँ पे चेक लगा हुआ है, ये सारी चेक की एंट्रीज हैं, देख रहे हो आप। अब आपके पास कौन कौन सी एंट्री रह गई, चेक की एंट्रीज रह गई हैं, जो कि दोनों चेक लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चेक की एंट्रीज है। तो यही मैंने आपको बताया था, जो टाइमिंग के कारण जो डिफरेंस होगा ड्यू टू टाइमिंग, उसी के लिए हमें BRS स्टेटमेंट बनाना है, और बाकी एंट्रीज को तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 50,000 और 5 लाख की एंट्री है, पर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पर देखिए बहुत सारी एंट्रीज अभी हमारी रह गई हैं बोल्ड होने से। तो पहली एंट्री के ऊपर निगाह मारते हैं। पहली एंट्री हमारी 18,000 रुपये की, ये रही एंट्री, जो कि क्या हुआ था, हमने अगस्त में रिकॉर्ड की थी, पर क्लियर वो कब हुई थी, 3/9 में। तो इसको अब हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका रिकंसाइल पहले ही कर लिया था, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लिया था, हमें पता था कि सितंबर में क्लियर होगी, इसलिए हमारा बैंक का लेजर और इसका लेजर मिल चुका था। तो हमें यहाँ पर बस बोल्ड करके इसको छोड़ देना, मतलब ये एंट्री हमारे पास आ गई, इसका मतलब ये रेक्टिफाई हो गई। अब हमारी बोल्ड ना हुई एंट्री एक और ये रही 22,050 रुपये की, जो कि हमने बोल्ड नहीं की, मतलब हमें मिली नहीं दोनों स्टेटमेंट में। तो कैश डिपॉजिटेड बाय वाई ने पैसा जमा कराया, तो इस एंट्री को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके लिए हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम रिकॉर्ड यहीं पे कर सकते हैं। ऑप्शन होता है हमारे पास ऊपर, Alt+C करने से क्रिएट वाउचर का ऑप्शन होता है, तो हम Alt+C कर लेंगे। और डेट है 3/9, तो हम 3/9 में एक एंट्री पास कर देंगे कैश की। डेट को हम चेंज कर लेंगे 3/9, कितने की है ये, 22,050 की। इसको हम 3/9 में रिकॉर्ड कर देंगे, SBI को डेबिट कर देंगे, और ये एंट्री हमारी हो गई रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जैसी हो जाएगी तो वो दोबारा से यहाँ पर अभी रिकंसाइल अनरिकंसाइल्ड के अंदर आ जाएगी। अभी अनरिकंसाइल्ड है, क्या है ये, अभी अनरिकंसाइल्ड है। तो पहले हम एक एक करके हम सबको जो है बोल्ड वाली एंट्रीज को हम बोल्ड कर देंगे, जो बोल्ड नहीं है अभी तक। ये सर्विस चार्ज की है, जो कि बैंक ने डेबिट करा, ये ट्रांजेक्शन का एरर था, बैंक ने डेबिट करा, पर हमें स्टेटमेंट निकालने के बाद पता लगा कि हमें क्या करना है इसके साथ। तो ये 9/5/9 के अंदर एक एंट्री है 25 रुपये की बैंक चार्जेस की, इस एंट्री को हम कर देंगे। इसके लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे क्रिएट वाउचर करने के लिए, और डेट चेंज कर लेंगे, क्या डेट है 5/9। पेमेंट वाले वाउचर में करेंगे बैंक चार्जेस, Alt+C करके एक बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और 25 रुपये की एंट्री हम पास कर देंगे SBI। और ये एंट्री भी हमारी क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई। तो हम इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देंगे अब, और नीचे चलते हैं अब।
तो देखिए 77,000 रुपये की एंट्री जो है वो हमने बोल्ड नहीं की, कितने की है 77,000, 77,000 रुपये की, 77,000 की। ये क्या है SBI कार इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या हुआ ECS लगा होगा, ऑटोमेटिकली बैंक को हमने इंस्ट्रक्ट करा होगा कि हमारी लोन की इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुआ है। तो 21/9 की एंट्री है, हम इसको 21/9 में पोस्ट कर देंगे 77,000 का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये हम रिकंसाइल कर देंगे, बैंक को रिकंसाइल कर देंगे, पर स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो SBI कार लोन 77,000 अमाउंट है और डेट है इसकी आपकी 21/9, तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे 21/9, 21/9, कंट्रोल ऐसे हमने कर दिया सेव। तो ये जितनी भी एंट्रीज हम पास करते आ रहे हैं वो अनरिकंसाइल्ड के अंतर आती आ रही है, अभी हम इसको रिकंसाइल्ड कर देंगे, तो इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो हमने अनबोल्ड की है वो ये है 25/9 में 25 रुपये बैंक चार्जेस। तो ऑल्ट C अगेन प्रेस करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे 25/9, F5 पेमेंट के अंदर बैंक चार्जेस 25 रुपये। देखिए वीडियो आपको पता है हर बार हमारा लंबा होता है, क्यों होता है ये भी आपको पता है, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से समझाना पड़ता है। तो ये एंट्री भी हमारी यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड में हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखिए 10 लाख रुपए की, जो इतना बड़ा एरर आ रहा था 5 लाख रुपए का हमारा मिसमैच हो रहा था, हमारे यहाँ भी कैश बैलेंस था, 10 लाख रुपए जमा हुए हैं पर उसकी एंट्री हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे? नहीं, आप क्या करोगे, खाली एंट्री को पास करोगे। तो हम इस एंट्री को ही पास कर देंगे। ऑल्ट C 27/9 के अंदर हमने क्या करा, HDFC से पैसा जमा कराया, कॉन्ट्रा में जाएगी, ट्रांसफर की एंट्री है। ऑल्ट C HDFC बैंक अकाउंट, बैंक के अंदर 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपीज, और ये हमने SBI बैंक को कर दिया डेबिट। ये भी एंट्री हमारी हो गई पोस्ट। ये अनरिकंसाइल्ड के अंदर यहाँ पे आगे देखिए 10 लाख रुपए, अभी अनरिकंसाइल्ड है, अभी हम इसको रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो है सारी एंट्री आप देख रहे होगे सारी बोल्ड हो चुकी है, हमारी सारी एंट्रीज अब क्या हो चुकी हैं, बोल्ड हो चुकी हैं। तो हम यहाँ से इसको रिकंसाइल कर लेंगे सारी एंट्रीज को अब, क्योंकि ये सब कैश की हैं या चार्जेस की हैं, पर चेक वाली नहीं करोगे। ये दो जो एंट्रीज है अब ये नहीं मिली है हमें, ये बैंक के अंदर नहीं मिली है हमें, ये हमने रिकॉर्ड किया पर बैंक में नहीं है। अभी हमने कौन सी एंट्री पास की है, जो बैंक में तो है पर हमारे पास नहीं थी, जो बैंक में तो थी पर हमारे पास नहीं थी। अब रह कौन सी जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास है पर वो बैंक के स्टेटमेंट में मिली। इन दोनों एंट्रीज को हम अभी अनरिकंसाइल्ड में छोड़ देंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, दो एंट्रीज अनरिकंसाइल्ड है, कौन कौन सी, 50,000 रुपए की और 5 लाख रुपए की। तो अब बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स कितना है, 6,80,509 रुपए 9 पैसे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। अब ये हमारा स्टेटमेंट रिकंसाइल्ड होकर तैयार हो गया। 6,80,509 रुपए हमारी बुक्स का है। अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए क्रेडिट में, 5 लाख रुपए डेबिट में। तो बैलेंस एज पर बैंक 230,509.9। और हम बैंक के ऊपर आते हैं तो बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 230,509.9। तो इस तरीके से हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार होता है। अच्छा, आपको इसको एक्सेल में बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये जो फॉर्मेट था मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V मैंने कर दिया और यहां पर मैंने कर दिया सितंबर 2020। ठीक है, तो अब यहां पर आ गया बैलेंस एज पर आर बुक्स। बैलेंस एज पर आर बुक्स कितना है, बैलेंस एज पर आर बुक्स 680,509.9। बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 680,509.9, तो 680,509.09। ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस, मतलब बैंक के पास मेरा जमा है। डेबिट बैलेंस किसका आता है, असेट्स या एक्सपेंस का। बैंक एक्सपेंस नहीं है, बैंक असेट्स है, तो बैंक के पास मेरा पैसा जमा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक रो एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ये एक 5 लाख रुपए का चेक डेबिट हो रहा है ना, यहाँ पे डेबिट, तो मतलब मैंने जमा करा था। देखिए रिसीप्ट में पाउचर एंट्री पोस्ट हो रही है रिसीप्ट के अंदर, मतलब मैंने जमा करा था। तो जमा करा होगा तो सीधी सी बात है, जो बैलेंस है 680 आ रहा है, मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा। मतलब मैंने बैंक में जमा करा 29 तारीख को, पर वो क्लियर कब हुआ, ये मैंने बैंक में, देखो ये दोनों एंट्री कब की है, लास्ट की एंट्री है। आप इसकी गहराई को समझो, ये एंट्रीज कब की है, लास्ट की है। लास्ट की एंट्रीज का मतलब हुआ 29/9 की है, तो नेक्स्ट मंथ में जाके क्लियर होंगी, चाहे वो पेमेंट की है चाहे वो रिसीप्ट की है। अगर मैंने चेक दिया किसी को तो वो भी 1-2 दिन बाद लगाएगा और वो जाके क्लियर होगा अक्टूबर के अंदर। और मैंने अगर लिया भी है तो मैंने अभी तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक में लगाने के 2 दिन बाद वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, इन दो एंट्रीज का एरर आ रहा है। तो हम इसको एक्सेल में अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, वो कितने का है, 5 लाख का है, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। यहां पर हम चेक नंबर लिख देंगे। चेक नंबर 5 लाख वाला है 4257, चेक नंबर 4257। और ऐड किसको करेंगे,
जो हमने पेमेंट कर दिया, ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो कर दिया पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ। वो कितने का है? 50,000 का, 50,000 रुपये का चेक हमने इशू करा पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका चेक नंबर क्या है? 1014। अब ₹680 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 50,000 और लेस कर रहे हैं 5 लाख, तो हमारा बैलेंस कितना निकला? 230,509, जो कि बैलेंस एज पर SBI कितना आया? बैलेंस एज पर SBI 230,509, 2,30,509 रुपये, जो कि यहाँ पर हमारा बैलेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आपका बैंक क्या हो गया? रिकनसाइल हो गया। यहाँ पर आपको खाली रिकनसाइल कब करना है? जब आपके पास कौन सी एंट्रीज का एरर आ रहा है? टाइमिंग का एरर आ रहा है। कौन सी एंट्रीज का एरर आ रहा है? टाइमिंग का। अदरवाइज ट्रांजैक्शन वाली एंट्रीज को आप क्या करोगे? एंट्री को पास कर दोगे। एरर वाली को आप क्या करोगे? रेक्टिफाई कर दोगे। और जो आपकी टाइमिंग वाली एरर है उसको आप क्या करोगे? रिकनसाइल। अगर बैलेंस बढ़ रहा था उस एंट्री को पास करने तो आप बैलेंस को कम करोगे। अगर आपका बैलेंस कम हो रहा तो आप उस एंट्रीज को बढ़ा दोगे। जैसे कि इस केस में मेरी बुक्स का बैलेंस था 680, पर एक चेक मैंने जो काटा था उससे मेरा बैलेंस क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। मैंने किसी को चेक दिया तो मैंने अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, तो बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए मैंने उसको क्या करा? ऐड कर दिया। ऐड कर दिया क्योंकि ये चेक इशू देने से मेरा बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। और सेकंड एंट्रीज में क्या हुआ था? चेक डिपॉजिटेड। मैंने चेक डिपॉजिटेड मतलब चेक लगाया और अपने यहाँ पे एंट्री कर ली, तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया? अप हो गया। पर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिससे कि बैंक के यहाँ पे बैलेंस अप नहीं हुआ। मैंने चेक लगाया, मेरे यहाँ पे बैलेंस अप हो गया, पर वो चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, इसलिए बैंक का बैलेंस अप नहीं हुआ। इसलिए दोनों के बैलेंसेज में मिसमैचेज है, इसलिए मैं उसको लेस कर दूंगा। पर इनके लिए मैं कोई एंट्रीज को पास नहीं करूंगा। जो एंट्री मैंने रिकॉर्ड की वो सही है, जो बैंक के पास जाएगी वो भी एंट्री सही जाएगी, इसलिए मेरे को एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये स्टेटमेंट बना लिया। इशू कब आएगा? जब ये नेक्स्ट मंथ में क्लियर नहीं होंगी, तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि चेक खो गया तो मुझे उस एंट्रीज को रिवर्स करने पड़ेगी, या चेक बाउंस हुआ तो मुझे एंट्री को रिवर्स करने पड़ेगी, पर अभी मुझे एंट्री को कुछ नहीं करना है। सो गाइस, आशा करता हूं आपको यहां तक का सारा चैप्टर समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट वाले केस में, हालांकि केस सबका सेम रहेगा, ओवरड्राफ्ट वाले केस में क्या होता है? बैलेंस उल्टा चल पड़ता है। अगर आपने अपने यहाँ पे बैंक को लगाया होगा तो आपका बैलेंस कम हो गया होगा। अगर आपने अपने आप को चेक को लगाया होगा तो बैलेंस क्या हो गया होगा? ओडी का कम हो गया होगा, क्योंकि ओडी पॉजिटिव में जाने लग गई होगी। ठीक है, तो केस वही है। पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम नई वीडियो और ला के दे देंगे। इस वीडियो का मेनली फोकस था BARS पे फोकस करना, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करो, उसके बाद हमारे चैनल का नाम सर्च करो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कोई दिक्कत है तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो। सो गाइस, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।